साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व बैंक ने भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु संबंधी निवेश के अवसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या बताया गया है। तो रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि वर्ष 2030 तक भारत में 160 से 200 मिलियन से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष जानलेवा लू का सामना, हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी से होने वाले तनाव के कारण लोगों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। इस वजह से वर्ष 2030 तक लगभग 34 मिलियन लोगों को रोजगार खोने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में परिवहन के दौरान गर्मी की वजह से प्रतिवर्ष लगभग $13 बिलियन मूल्य के खाद्य का नुकसान होता है। साथ ही वर्ष 2037 तक शीतलन अर्थात कूलिंग की मांग वर्तमान स्तर से 8 गुना अधिक होने की संभावना है। इस वजह से अगले 2 दशकों में वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 435% की वृद्धि हो सकती है। स्थानों को ठंडा रखने के लिए ऊर्जा दक्षता से जुड़ी तकनीकों का उपयोग वर्ष 2040 तक $1.6 ट्रिलियन के निवेश का अवसर प्रदान कर सकता है। जो प्रमुख सुझाव दिए गए उन सुझावों की बात करें तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा वित्त पोषण निर्माण गतिविधियों में जलवायु अनुकूल शीतलन तकनीकों को मानक रूप से अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, प्री कूलिंग और रेफ्रिजरेटर परिवहन में निवेश करने से खाद्य नुकसान को लगभग 76% तक कम और कार्बन उत्सर्जन को 16% तक कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का उपयोग, जो ये प्लान है के तहत 3 प्रमुख क्षेत्रों में नए निवेश का समर्थन करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये 3 क्षेत्र कौन है? भवन निर्माण, शीत श्रृंखला और प्रशीतक रेफ्रिजरेंट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग करने वाले उपकरणों, जो कि ओजोन परत के लिए काफी नुकसानदायक होती है, उपकरणों की सर्विसिंग, रखरखाव और निपटान प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। अब यदि हम बात करें इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP के बारे में, तो इसकी शुरुआत जो इसका प्रारंभ 2019 में होता है। इसका उद्देश्य इमारतों में इंडोर कूलिंग, कृषि और औसत क्षेत्र में शीत श्रृंखला व प्रशीतन, यात्री परिवहन में वातानुकूलन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में संधारणीय शीतलन समाधान प्रस्तुत करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2037-38 तक शीतलन की मांग को 25% तक कम करना है। आगे बढ़ते हैं। गैस मूल्य निर्धारण पर गठित किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो आपको यहां फैक्ट याद रखना है कि गैस मूल्य निर्धारण पर कौन सी समिति गठित की गई थी? किरीट पारेख समिति। या किरीट पारेख समिति किससे संबंधित है? तो गैस मूल्य निर्धारण से। समिति ने जो निम्नलिखित उद्देश्यों से गैस मूल्य निर्धारण की सिफारिशें की हैं, वो उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस उपलब्ध कराना, वर्ष 2030 तक भारत के एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी को बढ़ा करके 15% तक करना है। ठीक है। वर्तमान में गैस मूल्य निर्धारण की कई प्रणालियां हैं। प्रशासित मूल्य प्रणाली और गैर प्रशासित मूल्य प्रणाली इसके कुछ उदाहरण हैं। ये प्रणालियां फार्मूला आधारित हैं। साथ ही गैस मूल्य निर्धारण के लिए हेनरी हब, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, अल्बर्टा और रूस जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखा जाता है या रखती हैं ये प्रणालियां। गैस कीमतें प्रत्येक 6 महीने के बाद, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, गैस कीमतें प्रत्येक 6 महीने के बाद अधिसूचित की जाती हैं। अब जो इस कमेटी ने जो सिफारिशें दी हैं उन सिफारिशों की बात करें तो पुराने या लेगेसी गैस क्षेत्रों से निकाली जा रही प्राकृतिक गैसों के मूल्य निर्धारण को नियंत्रण मुक्त कर देना चाहिए और इसे बाजार द्वारा निर्धारित होने देना चाहिए। प्राकृतिक गैस के लिए सभी अधिकतम मूल्य सीमाओं को 1 जनवरी 2027 तक समाप्त कर देना चाहिए। पुराने गैस क्षेत्र ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड को लाभ साझा करने की शर्त के बिना नामित आधार पर दिए गए हैं। इस कारण सरकार इसकी कीमतों को नियंत्रित करती है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत को आयातित कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। साथ ही प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर GST प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। प्राकृतिक गैस के महत्व को देखते हुए भारत ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्राकृतिक गैस के कुछ प्रमुख लाभ हैं। कौन कौन से? जैसे कि आर्थिक लाभ में CNG जो होता है वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ती पड़ती है। पर्यावरणीय लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो इसके दहन से पार्टिकुलेट मैटर PM जो 2.5, 2 और 10 जो निकलता है का बहुत कम उत्सर्जन होता है और इस वजह से यह पर्यावरण के अनुकूल है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन संबंध से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए
जो कदम उठाए गए उनकी बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक गैस विपणन में सुधारों की घोषणा की गई है और गैस अवसंरचना स्थापित करने के लिए वर्ष 2024 तक $60 अरब के निवेश की योजना बनाई गई है 2024 तक। इसमें गैस पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने की योजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना विकसित करके देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर हिस्सों को गैस ग्रिड से जोड़ा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2016 में वाराणसी से प्रारंभ की गई थी और पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना भी 2016 में ही प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने का सुझाव दिया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय राजस्थान और गुजरात में भूमि के ऊपर विद्युत पारेषण तारों से, जो बिजली के तार होते हैं, उनसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए उपाय किए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसी सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का विचार प्रस्तुत किया है। इससे पहले अप्रैल 2021 में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों राज्यों गुजरात और राजस्थान की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। प्रोजेक्ट टाइगर को किसी एक प्रजाति के लिए शुरू किए गए विश्व के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 में, 1973 में। इस पर कई बार प्रश्न पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर कि कब प्रारंभ किया गया था, तो 1973 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रजाति विशेष अन्य परियोजनाओं में प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जो कि 1992 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ परियोजना जो है ये आपका 2009 में प्रारंभ किया गया था। एशियाई संरक्षण परियोजना जो ये है 2021 के लिए प्रारंभ की गई थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है ये 2020 में प्रारंभ की गई थी। ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रजाति को लेकर के प्रारंभ की गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोड़ावड़ कहते हैं, गोड़ावड़ भी स्थानीय भाषा में कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो इसके पर्यावासों हैबिटेट में शुष्क और अर्धशुष्क घास भूमियां, कटीली झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबी घासों से युक्त कृषि क्षेत्र आदि शामिल है। यह पक्षी सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है। राजस्थान में इसकी संख्या जो है सर्वाधिक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक एंडेमिक प्रजाति है जो यहीं पाई जाती है। महत्वपूर्ण स्थल देखें जहां पर ये पाए जाते हैं तो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क अभ्यारण्य है, गुजरात के नलिया में, महाराष्ट्र के बरोरा में और कर्नाटक के बेलारी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक यहां पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में देखें इसकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, स्टेट क्या है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के तहत आती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किन खतरों का सामना कर रहे हैं? तो इसमें आपका इनका शिकार होना, पर्यावास स्थलों का नुकसान, हरियाली से जुड़ी परियोजनाएं जो शुष्क घास भूमियों को वन क्षेत्रों में बदल रही, चूंकि ये वन में नहीं रहते हैं, घास भूमियों में रहते हैं, शुष्क घास भूमि में रहते हैं, तो इनका हैबिटेट जो है वो खत्म हो रहा है। परभक्षियों द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडों का शिकार करना इत्यादि। देखिए, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत रिकवरी कार्यक्रम की प्रजातियों में भी शामिल है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का G20 संबंधी एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्योन्मुख होगा। भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। अब 2023 में भारत जो है G20 का अध्यक्ष होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में G20 के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। पहला है, भारत का लक्ष्य एकात्मकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देना है। इसलिए भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य या वसुधैव कुटुंबकम की थीम से प्रेरित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा और इसकी थीम क्या रहेगी? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। डिजिटल जन उपयोगिताओं के निर्माण में प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर भारत का अनुभव विश्व के देशों, विशेष रूप से विकासशील विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। इससे भू राजनीतिक तनाव मानव जाति के लिए संकट नहीं बन सकेगा। अन्य प्राथमिकताएं क्या है? लाइफ, यह एक कार्यक्रम चलाया गया जो कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली से संबंधित है, को अपनाना, आपदा जोखिम में कमी और लचीलेपन में वृद्धि करना, आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई, बहुपक्षीय संगठनों में सुधार इत्यादि अन्य प्राथमिकताएं तय की गई हैं। अब G20 के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इसकी स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में
की गई है। ठीक है, और इसमें जो है आपके कुल 19 देश और एक संघ, यूरोपियन आयोग, वो यूरोपियन संघ जो है वो इसमें शामिल है। देखिए, यह संगठन वैश्विक जीडीपी के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 2/3 का। G20 का अध्यक्ष एक वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन करता है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके अध्यक्ष को ट्रोइका द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। ट्रोइका में कौन शामिल होते हैं? G20 का पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष। ठीक है, तो ट्रोइका किससे संबंधित है? ये फैक्ट याद रखिएगा, G20 से संबंधित है। तो पिछला G20 का जो पिछला अध्यक्ष था 2022 के लिए वो इंडोनेशिया था, 2023 के लिए भारत है और 2024 के लिए कौन रहेगा? अगला ब्राजील रहेगा। इसमें चाइना शामिल है परंतु पाकिस्तान नहीं शामिल है, ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। वैश्विक प्रतिकूल घटनाक्रमों के बावजूद वर्ष 2022 में विप्रेषण, रेमिटेंस, जो प्रवासी नागरिक जो है अपने देश में जो पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो ये रेमिटेंस विप्रेषण में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपर्युक्त निष्कर्ष जो ये निष्कर्ष दिया गया है, ये विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है। यह रिपोर्ट प्रवासन से जुड़े, माइग्रेशन से जुड़े सतत विकास लक्ष्य संकेतकों में रुझानों का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट में विश्व संबंधी जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो ये है कि सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाले 5 देशों में नंबर 1 पे भारत है, दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे फिलीपींस है और 5वें पे मिस्र है। तो भारत लगातार पहले नंबर पे बना हुआ है। यूक्रेन में युद्ध का और गंभीर होना, तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता तथा प्रमुख उच्च आय वाले देशों में मंदी भविष्य में विप्रेषण में गिरावट की मुख्य वजहें हो सकती हैं। अभी तो वृद्धि की गई है, वृद्धि दर्ज हुई, परंतु आगे गिरावट हो सकती है और उसके कारणों में यही शामिल होंगे। भारत से संबंधित मुख्य निष्कर्ष क्या है? इस वर्ष अर्थात 2022 में विप्रेषण प्रवाह 12% बढ़कर के $100 बिलियन तक पहुंच गया है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3% हो सकता है, लगभग 3% हो सकता है। भारत में आने वाला विप्रेषण, रेमिटेंस का सर्वाधिक हिस्सा जो है अब कहां से आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पहले कहां से आता था सबसे अधिक? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई से आता था। अब संयुक्त अरब अमीरात नंबर 1 पे है, यूएई दूसरे नंबर पे है। विप्रेषण प्रवाह बढ़ने के कारण क्या है? इसमें बढ़ने के कारणों में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के अन्य देशों में वेतन वृद्धि और मजबूत श्रम बाजार का होना है। भारत में विप्रेषण में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके विपरीत खाड़ी सहयोग परिषद के जो 6 सदस्य हैं, 6 देश है, उनमें से 5 देशों, कौन कौन से? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और कतर की हिस्सेदारी घटी है। परंतु इसी में इसका एक छठा सदस्य है बहरीन, वहां से हिस्सेदारी नहीं घटी है। आगे बढ़ते हैं। विप्रेषण रेमिटेंस का महत्व क्या है? देखिए, यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए पारिवारिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि किसी के परिवार के लोग जाकर बाहर कार्य करते हैं और वहां से पैसे भेजते हैं, तो उस परिवार की स्थिति में क्या होता है? सुधार होता है, उसकी आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। यह गरीबी को कम करता है, पोषण स्थिति में सुधार करता है, उपयुक्त वजन वाले बच्चों को जन्म सुनिश्चित करता है और विद्यालयों के नामांकन दर में सुधार करता है, क्योंकि जब घरों में पैसा आएगा तो उस पैसे से उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार होगा, बच्चों की शिक्षा मिलेगी, उनके खाने का स्तर, इनके स्वास्थ्य में सुधार इत्यादि भी सुधरेगा। निवेश और ऋण तक पहुंच के माध्यम से समृद्धि दर को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये पैसा वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इससे कुछ चीजें चालू करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो वो क्या होगा? वो एक तरीके से समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आगे बात करते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रस्ताव का समर्थन किया है। देखिए, यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद के चल रहे सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया है। इससे समुद्री क्षेत्र में विनियामक बाधाओं को हल करने में मदद मिलेगी। इससे भारत ने इस सत्र में डिजिटलीकरण पहल के एक भाग के रूप में एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का भी समर्थन किया है। IMO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। यह परिषद संगठन के लिए रणनीतिक योजना को अपनाती है। इस योजना की अवधि जो होती है वो 6 वर्षों की होती है। इसमें मिशन और विजन, रणनीतिक निर्देश, प्रदर्शन संकेतक और अपेक्षित परिणामों की सूची शामिल होती है। मौजूदा रणनीतिक योजना के तहत 8 रणनीतिक निर्देशों में डिजिटलीकरण को व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया है।
समुद्री उद्योग में डिजिटलीकरण के लाभ की बात करें तो इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी हितधारकों के बीच संचार स्थापित करने और उसे सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे प्रतिस्पर्धात्मकता और परिचालन संबंधी दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह उद्योग को विकार्बनीकरण उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे सदी के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में बात करें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के बारे में, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। लंदन में इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना मार्च 1948 में हुई थी, परंतु इसकी पहली बैठक जो है लगभग 10 वर्षों के बाद 1959 में हुई थी। तो इसकी स्थापना जिनेवा सम्मेलन के दौरान मार्च 1948 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन की कुशलता और सुरक्षा में सुधार करने तथा पोतों से प्रदूषण को रोकने के उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यह समुद्री क्षेत्रों से जुड़े कानूनी मामलों की देखरेख भी करता है। इन मामलों में देयता और मुआवजे संबंधी मुद्दे शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुगम बनाने के उपाय भी करता है। अन्य चीजों को देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बात करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्षों का जो कार्यकाल था, जनवरी 2021 से 2022 तक का, वो कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अपने इस कार्यकाल के अंतिम माह में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने जनवरी 2021 में अपना 2 वर्षों का कार्यकाल शुरू किया था। यह भारत का कुल मिलाकर के 8वां कार्यकाल था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देश परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं और इसके 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, जिनमें आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। जबकि जो अन्य 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है, वो आपके कुल 5 क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य से 2 और पूर्वी यूरोप से 1। तो इस प्रकार से एशिया से 2 जो चुने गए थे उसमें से एक भारत था, जिसका कार्यकाल 2022 में अब समाप्त होने वाला है। आगे बढ़ते हैं डिजिटल लेंडिंग दिशा निर्देश के बारे में। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को RBI के नए डिजिटल लेंडिंग मानदंडों को 30 नवंबर तक लागू करने के निर्देश दिए थे। डिजिटल लेंडिंग में अब वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण दिया जाता है। साथ ही सत्यापन और व्यक्ति के ऋण जो लिया है उसे चुकाने का पुराना विवरण जानने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल है। RBI ने उपभोक्ताओं के निम्नलिखित संरक्षण के लिए डिजिटल लेंडिंग मानदंड जारी किए। किसकी सुरक्षा के लिए? डेटा गोपनीयता के उल्लंघन का, अनुचित व्यापार आचरण का, अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण देना और फिनटेक कंपनियों के अनैतिक और वसूली प्रथाओं से बचना। ये दिशा निर्देश सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं। इनमें वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक या शहरी सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अर्थात NBFC आदि शामिल हैं। आगे बात करते हैं 30x30 लक्ष्य के बारे में। तो एशिया द्वारा 30x30 लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है। इस लक्ष्य को जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD के ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2020 के तहत प्रस्तावित किया गया था। 30x30 लक्ष्य दुनिया के 30% स्थलीय, ताजा जल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा एवं संरक्षण करना है। इससे पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था और वर्तमान में 100 से अधिक देश इसका हिस्सा हैं। 30x30 लक्ष्य जो है प्रजातियों के तेजी से हो रहे नुकसान को रोकने पर केंद्रित है। साथ ही उन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने पर भी लक्षित है जो आर्थिक सुरक्षा के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP के बारे में, या इसे HCDP भी कह सकते हैं अगर बागवानी हॉर्टिकल्चर को भी इसमें जोड़ दें तो। देखिए, ये आपका बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम है, ये प्रारंभ कब किया गया था? ये 31 मई 2021 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया। इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसके तहत 55 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। CDP अर्थात क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। इसके अलावा यह उत्पादन पूर्व, उत्पादन के दौरान और कटाई के बाद तथा लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग आदि के एकीकृत व बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देगा। भारत विश्व में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका विश्व के फलों और सब्जियों के उत्पादन में लगभग 12% का हिस्सा है।
CDP का उद्देश्य लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% का सुधार करना है। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर विशेष ब्रांड बनाना है। यहाँ आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2005-6 में प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मातृ मृत्यु अनुपात MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के संबंध में। देखिए, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR में गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2014-16 में 130 था, जो 2018-20 में घट करके 97 हो गया है। देखिए, मातृ मृत्यु अनुपात एक निर्धारित समयावधि के दौरान 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, ध्यान रखिएगा, 2017 के तहत मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस लक्ष्य के तहत प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निर्धारित किया गया था। इसके अलावा यह वर्ष 2030 तक प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक उपलब्धि है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में सुधार के लिए जो पहले की गई हैं, जो इनिशिएटिव लिए गए, उनमें कौन कौन से हैं? तो पहला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या सुमन योजना। इसको जो है आपका 10 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या सुमन योजना शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये जो है 2016 में प्रारंभ किया गया था, जबकि लक्ष्य और मिडवाइफरी पहले ये आपका इसको 2017 में प्रारंभ की गई थी। आगे बात करते हैं मंथन प्लेटफॉर्म के बारे में। मंथन प्लेटफॉर्म ने डन एंड ब्रैड स्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2019-22 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार प्राप्त किया है। मंथन है क्या प्लेटफॉर्म? तो यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के नेतृत्व में एक पहल है। इस पहल का लक्ष्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार एवं समाधान के प्रदेश को बदलना है। यह प्लेटफॉर्म भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उद्योग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच हितधारकों के बीच संवाद बढ़ाता है तथा अनुसंधान और नवाचार की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव पैदा करने वाली चुनौतियों सहित विविध उभरती प्रौद्योगिकियों व वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को साझा करता है। आगे बात करते हैं संगई महोत्सव के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर के संगई महोत्सव को संबोधित किया। तो ध्यान रखिएगा, संगई महोत्सव कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। इस महोत्सव का नाम राजकीय पशु संगई, यहाँ पे जो पाया जाता है संगई जो हिरण होता है, इसके नाम पर रखा गया। यह केवल मणिपुर में पाया जाता है, जिसे पाया जाने वाला ब्रो एंटलर्ड डांसिंग डियर या डांसिंग डियर भी से समानता कहते हैं। संगई हिरण जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे तैरते हुए बायोमास पर देखा जाता है। ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर तैरते हुए बायोमास पाए जाते हैं, यहीं पर ये पाए जाते हैं। जिसे ये जो तैरता हुआ बायोमास होता है, इसे क्या कहते हैं? फुमदी या फुमडी कहते हैं। यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। इसका आयोजन हर साल नवंबर माह में किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग स्थानीय खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि मणिपुर की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कौन सी है? थांगटा। थांग मतलब भाला होता है, टा मतलब तलवार होता है। इसके कौशल का संयोजन किया जाता है। संगोल कांगचेई ये पोलो का एक स्वदेशी रूप है। जो पोलो खेल होता है उसका एक स्वदेशी रूप है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के संबंध में। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 पुरस्कारों का एक संग्रह है। इसे भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों या अर्थात कोच या संगठनों को दिया जाता है। इन 6 पुरस्कारों में कौन शामिल है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर, कब होती है इनकी जयंती? 29 अगस्त को। इन्हें प्रतिवर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वितरित करता है। देखिए, जो 29 अगस्त होता है इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन जो है खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ आप कुछ चीजें और याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका प्रारंभ जो है 1991-92 में किया गया था। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? विश्वनाथन आनंद ने प्राप्त किया था। और ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 2021 को इसका नाम प्रधानमंत्री के द्वारा बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।